नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेज बीटीसी क्लेरिफिकेशन, देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश सरकार जो है कि क्लेरिफिकेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई थी और 8 अप्रैल को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इस केस में जजमेंट दिया, यानी कि इस केस को क्लियर किया कि कब से जो है कि ये लागू होगा। क्योंकि पहले जब एनसीटी के गजट 2018 को क्वेश्चन किया था तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में खामियां थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड नहीं किया था कि जजमेंट कब से लागू होगा और जजमेंट कब से मान्य होगा और कब से इसको फॉलो किया जाएगा, या एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 2018 से या 25/11/2021 के राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट से या 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से। तो इसको लेकर के प्रॉस्पेक्टली लागू कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, बीएड की नौकरी खतरे में है। लगभग 15 से ज़्यादा याचिकाओं में सुनवाई इस जजमेंट में हुई। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो ज्वाइनिंग टीचर्स हैं बीएड है, उसकी नौकरी खतरे में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम यूट्यूबर कर रहे हैं। इसको लेकर के तमाम यूट्यूब चैनलों पर तमाम न्यूज़ें चल रही हैं, तमाम चीज़ें कि आखिर जो है कि इस जो एमपी हाई कोर्ट की सुनवाई है वो जो है 15 अप्रैल को सुना जाएगा। 15 अप्रैल के बाद डिसाइड होगा कि एमपी हाई कोर्ट वाले जितने भी रिट पिटिशनर हैं वो बाहर हैं या अंदर हैं, ज्वाइनिंग वाले। ठीक है। सबसे बड़ी बात, मैंने कई बार अपने यूट्यूब चैनल में ये बताया कि भाई जब एमपी हाई कोर्ट में सब्जेक्ट टू आउटकम थी तभी तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, यानी कि जो भी मैटर था सब्जेक्ट टू आउटकम था, तो सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के ही तो ये लोगों ने क्लेरिफिकेशन मांगा। तो जब अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रोस्पेक्टिव लागू होगा और जितने भी ज्वाइनिंग टीचर हैं उन जो 11 अगस्त से पहले हैं वो सारे सेव्ड हैं, तो अब यहाँ पर कोई बहस का मुद्दा ही नहीं बनता, कोई आर्गुमेंट का मुद्दा ही नहीं बनता। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियाँ फैल रही हैं और बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आप अपनी तरफ से जजमेंट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये आप अपनी तरफ से एक वीडियो में स्पष्ट तो कर दें। भाई मैं आपको बता देता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने उस 9 पेज को जजमेंट को सही तरीके से पढ़ा है, सही तरीके से पढ़ा है, और कितने लोगों ने अपने एडवोकेट से राय मशवरा किया है, सलाह ली है। अगर आपको इंग्लिश में जजमेंट नहीं पढ़ रहा तो ट्रांसलेटर की हेल्प लें और ऐसे विधि का जो जानकार है उससे सलाह लें कि आप जो है कि भ्रामक वीडियो को देख क्यों रहे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले अधूरे हैं कि उनका सब्जेक्ट टू आउटकम की नौकरी खतरे में हो सकती है, उसका जो है कि अगला पार्ट कहाँ पर इनको खतरा हो सकता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो क्या कर रहे हैं, 15 अप्रैल तक व्यूज के लिए काम कर रहे हैं। 15 अप्रैल तक व्यूज उनके इसी तरीके, क्योंकि कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में जाएगा कि कुछ चीज़ें जो हैं कि समझने की ज़रूरत है। और मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ, जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हों, चाहे वो बीएड वाले साथी हों, चाहे डीएलएड वाले साथी हों, चाहे बीएड ज्वाइनिंग साथी हों या छत्तीसगढ़ के साथी हों, छत्तीसगढ़ के साथियों के लिए भी इस जजमेंट में बहुत सारे लूप होल हैं, उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो बीएड अभी जो है कि फ़िलहाल बीएड जो अनअपॉइंटेड है, कि जो ज्वाइनिंग बीएड नहीं है, जिनका जो कहीं भी दौड़ में नहीं है, उन बीएड के भविष्य के साथ क्या होगा ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। मेरे पास किसी बीएड के वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से गुप्ता जी का कोई मैसेज आया है कि सर कुछ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट तो दीजिए। मैंने उनसे कह भी दिया है कि आप कांटेक्ट करिए फेसबुक मैसेंजर में, मैं आपसे बात कर लूँगा। तो हमारी टीम दिल्ली के पास भी है, दिल्ली के बिल्कुल नियर हाई सुप्रीम कोर्ट के नियरेस्ट रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारे डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम प्रोवाइड करवा देंगे ये चीज़ें। तो देखिए, जो सेलेक्टेड बीएड है उनके हक में क्या फैसला कहता है, हम बात करेंगे उन्हीं पॉइंटों पे। सेलेक्टेड बीएड के हक में क्या फैसला करते हैं। आप परेशान जो हो रहे हैं तो कुछ पॉइंट को आप उस जजमेंट में पढ़िए। मैं जजमेंट की कॉपी नहीं लगाऊंगा क्योंकि जजमेंट आप सभी लोगों ने देख लिया है,
मैं सिर्फ कुछ सिलेक्टेड पॉइंटेड पे बात करूं। 11 अगस्त से पहले जहां पर भी बीएड अभ्यर्थियों को लिया गया वो किसी सब्जेक्ट टू आउटकम के मैटर पर नहीं होना चाहिए। ये आपका एक पॉइंट है जो आपको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो परेशान कर रहा है, लेकिन इसी के आगे दूसरे में ये भी बोला है कि ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से, ये पॉइंट आपको परेशान कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अब दूसरा पॉइंट ये भी बोला गया है कि जिनका सिलेक्शन 11 अगस्त 2023 से पहले हो गया है वो लोग सेफ हैं। कहा है कि नहीं कहा? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जिनका 11 अगस्त से पहले सिलेक्शन हो गया है, देखिए कंट्राडिक्शन 2 पॉइंट है। और दूसरा जो है कि मध्य प्रदेश की तरफ से, जो अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश की तरफ से रिलीफ और क्लेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया था। है कि नहीं है ऐसा? तो भाई मध्य प्रदेश को रिलीफ नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? यानी मध्य प्रदेश में क्लेरिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सब्जेक्ट टू आउटकम है मैटर, क्योंकि उसी को सीधा सरकार लेके गई है। तो आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है? मध्य प्रदेश की तरफ से रिलीफ के लिए लगाया गया, क्लेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ले गई है सरकार। तो अब यहाँ पर देखिए इस जजमेंट को, फिर अगला बात है कि इस जजमेंट में ये भी लिखा है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव ना हो करके देखिए ये जो है कि इस जजमेंट में ये लिखा था कि ये रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव, इसमें कुछ भी नहीं था। कि जो 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कोई फैसला नहीं दिया कि ये रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू किया जाएगा या प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी एक वो था कि इस जजमेंट में कोई फाइनल डिसाइड नहीं हुआ था रिट्रोस्पेक्टिव लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव। ये भी आपका पॉइंट है। बहुत सारे बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो सेलेक्टेड हो चुके हैं, तो उन्हें हटाना सही नहीं रहेगा कि जजमेंट ना तो प्रोस्पेक्टिव था नहीं रिट्रोस्पेक्टिव था। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्टेड हो चुके हैं और उन्हें हटाना सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए उन्हें हटाना सही नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है कि जो 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया गया है, जो 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया गया है उसको प्रोस्पेक्टिव रहेगा, यानी कि प्रोस्पेक्टिव रहेगा, और अर्थात 11 अगस्त 2023 से ही फैसला लागू होगा। तो अब यहाँ पर बात आई फाइनली सब्जेक्ट टू आउटकम, जो है कि फाइनल जो है कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम जो रहेगा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए, लेकिन यह प्रोस्पेक्टिव नेचर में रहेगा। प्रोस्पेक्टिव नेचर में रहेगा, उसमें ये भी लिख दिया है कि जो जजमेंट रहेगा, यहाँ पर एक मेन पॉइंट है कि प्रोस्पेक्टिव नेचर में रहेगा, और ये भी बोला है कि इनको हटाना सही नहीं लग रहा है। तो ये डिसाइड, देखिए ये डिसीजन केवल उनके लिए है, ये डिसीजन केवल उनके लिए है। यहाँ पर ये भी कहा है कि उनके लिए है जो 11 अगस्त 2023 से पहले सिलेक्टेड हो चुके हैं। समझ रहे हैं ये बातें कही हैं कि नहीं कही हैं? अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, 10 बार पढ़ना, 1000 बार पढ़ना, तो ये आपको अपने आप में समझ में हो जाएगा। इसमें किसी के क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, मेरे भी क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। तो इसमें जो है कि मैंने आपको सारी चीज़ें होंगी। तो जिन अभ्यर्थियों के लिए ये डिसीजन केवल उनके लिए है जो 11 अगस्त 2023 से पहले सिलेक्टेड हो रखे हैं, उन्हें नहीं हटाया जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों को लिया जा रहा है उनको 1 साल के भीतर, अब जिन अभ्यर्थियों को जिनको सेव किया जा रहा है, जिन अभ्यर्थियों को लिया जा ब्रिज कोर्स को लेकर के, देखिए ब्रिज कोर्स को लेकर के तो एक मतलब ऑसम डिसीजन है, ऑसम फैंटास्टिक डिसीजन जिसको कहते हैं, ऑसम डिसीजन है। उसको लेकर के आप समझ सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। मैंने बार बार अपने वीडियो में कहा था और 1000 बार आपको कहा था कि अगर बीएड को बचाएगा, क्योंकि देवेश शर्मा ने भी ये बड़ी गलती करी थी सुप्रीम कोर्ट में कि ब्रिज कोर्स का कोई भी नेचर प्रोसेस वहाँ पर नहीं रखा। तो नेचुरली जो प्रोसेस था एनसीटी की तरफ से, एनसीटी एमएचआरडी के द्वारा, एनसीटी से मान्यता प्राप्त और एमएचआरडी के दिशा निर्देशों का फुलफिल्ड
फाइनल जो है कि उसको पालन होना चाहिए था, वो जो है कि उसी मैटर को देवेश शर्मा ने नहीं रखा था। 1000 बार मैंने फ़ोन किए होंगे, 1000 बार बताया था, और बार बार आप लोगों को भी कहते थे कि मध्य प्रदेश वालों को मैं थैंक्स कहूँगा, बीएड वालों को, कि उन्होंने सुना कि हाँ उनने मेरे से सारे डॉक्यूमेंट लिए थे। और खुद मैंने भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी को रजिस्टर्ड डाक से भेजा था, और मैंने ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। हालांकि आप लोगों का प्यार अभी भी कम मिल रहा है, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं ये कहूँगा कि कुछ नहीं। मैंने कभी आप लोगों से कोई आर्थिक सपोर्ट या पेमेंट की ज़रूरत ही नहीं मांगी, कभी मैंने कोई चंदे की बात नहीं करी, कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया। लेकिन हाँ, जहाँ पर मेरे बीएड वाले साथी परेशान थे, जिनको सताया जा रहा था, मैं तो ये कहूँगा कि जिन बीएड वालों को सताया जा रहा था और आगे भी सताया जा रहा है, तो यानी कि डीएलएड वाले भी परेशान हैं, जो नौकरी में नहीं है वो तो परेशान है ही हैं। तो देखिए, हम सबके हक के लिए लड़े, लेकिन हम कहते हैं कि भाई जब आपकी प्रॉब्लम आएगी, जैसे बीएड वाले अपनी प्रॉब्लम दे रहे हैं, जब आपकी प्रॉब्लम हमारे पास आएगी तब तो हम मुद्दे में बात करेंगे। डीएलएड वालों से हमने बात करने से मना थोड़ी करा, हमने कहा कि आप बात करिए हमसे, फ़ोन पे करिए, टेलीफोन पे करिए, एक बार नहीं 1000 बार करिए, रात में करिए, दिन में करिए। अगर आपकी प्रॉब्लम हमें सही लगेगी कि आप भी नौकरी की किसी को मिल नहीं रही, नौकरी के लिए हर कोई परेशान है। ऐसा नहीं कि मैं डीएलएड का विरोधी हूँ, डीएलएड का विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ समर्थन उस बात का कर रहा हूँ कि जिनकी नौकरी लग चुकी है, भाई वो भाई हमारा ही होगा। कहीं न कहीं से अगर आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हो, कहीं न कहीं से आपका रिश्तेदार ही निकलेगा। तो भाई आपके प्रदेश का डेवलपमेंट हो रहा है, आपके ज़िले का डेवलपमेंट हो रहा है, एक बंदा नौकरी में, कल को आपको भी मिल जाएगा। आपके पास अगर समय है तो तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज़ आपने गलत नेचर पाला का कि केवल डीएलएड वालों को 1 से 5 ही लिया जाता है। 1 से 5 डीएलएड वालों को नहीं लिया जाता, 6 से 8 भी डीएलएड वालों को लिया जा रहा है, समांतर रूप से, पैरेलल रूप से। कंपटीशन का ज़माना है, 6 से 8 भी लिया जा रहा है, और उसके बाद 9 से 10 में प्रमोशन भी मिल रहा है। हमारे यहाँ भी मिल रहा है, आपके यहाँ भी मिल रहा है, ये बात भी सही है। ऐसा झूठ आप कोर्ट के माध्यम से मत बोलिए, ये नेचर नहीं है, ये आपका ज़मीर आपको सही वो नहीं देगा, गवाही नहीं देगा। क्योंकि देखिए भाई, जितना बड़ा झूठ बोलोगे, आज नहीं तो कल उस झूठ में आपको फंसना है। ये बात भी मैं आपको कल उस झूठ में आप निश्चित रूप से फंसोगे नहीं। ब्रिज कोर्स को लेकर के छुपाया तथ्य ब्रिज कोर्स सामने आ गया नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, कि ब्रिज कोर्स हुआ ही नहीं है। आज तो आपने कहा कि नहीं, ब्रिज कोर्स का स्ट्रक्चर तैयार करिए, कि सरकार जो भी राज्य सरकार है, पूरे देश में एक साथ ब्रिज कोर्स का स्ट्रक्चर तमाम तैयार होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों को जो है कि ज्वाइनिंग में सेव किया जा रहा है, उन्हें 1 साल के भीतर ब्रिज कोर्स करा करके डीएलएड के समकक्ष बनाए जाए। ये सीधा डायरेक्शन है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। 1 साल के भीतर उन्हें, नहीं तो अगर वो पास होते हैं तो पास, नहीं होते हैं तो उन्हें बाहर। ये भी कह दिया गया, कह दिया नहीं कह दिया, कि वैसा नहीं चलेगा जैसा मध्य प्रदेश में चल रहा है। बहुत सारे ऐसे चयनित शिक्षक हैं जिन्होंने एनसीटी के नोटिफिकेशन 23/8/2010 के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं करी है और पढ़ा रहे हैं। पटना में भी ऐसा जजमेंट आया था, आपने देखा होगा, देखा नहीं देखा? अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर पटना वाले सेव होते हैं तो छत्तीसगढ़ वाले उसी ऑर्डर को लेकर के अभी कोर्ट जाएंगे, रिव्यू में जाएंगे। क्या करोगे भाई? कहीं कहीं तो खतरा तो लटका है ना उन लोगों पर भी, उन डीएलएड वालों में भी, जिनने मिनिमम क्वालिफिकेशन तैयार अभी तक नहीं कर पाए, 2021 तक नहीं कर पाए थे। तो वो जजमेंट भी तो 20 मार्च का जजमेंट है, वो उस जजमेंट के बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के जिन अभ्यर्थियों को लिया जा रहा है उनको 1 साल के भीतर ब्रिज कोर्स करवाया जाए, और ब्रिज कोर्स का स्ट्रक्चर तैयार करें कि एनसीटी की से मान्यता प्राप्त एमएचओआरडी द्वारा ये तैयार होना चाहिए, और ये पूरे भारत में एक साथ लागू किया जाए। तो कोई डाउट, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है ना? एनी डाउट तो आप बता सकते हैं कि हमें इस तरीके से डाउट है। तो फुल वीडियो डिटेल, सबसे पहली चीज़ है कि आप स्वयं से उस जजमेंट को 1 बार नहीं 1000 बार पढ़ें, तो आपके माइंड में, आपका जो माइंड प्रोसेस है उसमें 10 तरीके के सवाल आएंगे। उस माइंड प्रोसेस में आप सही अपने आप के लिए एक कीवर्ड भी ढूंढेंगे, एक कीवर्ड कि हाँ ये कीवर्ड हमको सेव करता है। वो कीवर्ड 1 बार नहीं 10 बार 1000 बार आपको सोचेंगे कि हाँ ये कीवर्ड हो सकता है। तो साथियों, आज के लिए ही इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, तो जिन लोगों ने नहीं समझा है तो वो पुनः एक बार मेरे चैनल को ज़रूर देखें। थैंक यू।